अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सियासी मुलाकातों, बयानबाजियों, जोड़ तोड़, एतमाद, अदम एतमाद की कशमकश और सियासी जीत और हार के शोर में आज चंद आहें, सिसकियां और चीखें पंजाब के शहर फूलों के नगर पत्तों की से उठी। मगर पेशतर इसके कि वो पंजाब के तख्त पर बराजमान वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के कान पर दस्तक देती, वो सदाएं, वो चीखें, वो सिसकियां हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ गईं। ये संस्कार और मदद की पुकार एक पापड़ वाले की थी। अगर प्रोड्यूसर साहब उस पापड़ वाले की फोटो चला सकें, ये पापड़ वाले की संस्कार थी, चीखें थी, जो पेट भरने के लिए पापड़ बेच लिया करता था, शादी हॉल के बाहर दुल्हे पर फेंके जाने वाले नोटों को उठा लिया करता था, कहीं बेचकर अपनी जिंदगी की सांसें चला रहा था। लेकिन गुज़श्ता रोज जब वो पापड़ बेचने के लिए मकामी शादी हॉल में पहुंचा तो शक गुजरने पर ना सिर्फ ये कि बारातियों ने उसे मारा, बल्कि जान से ही मार दिया। जी, जान से ही मार दिया गया, उसकी सांसें ही छीन ली गई। इसको अब दरिंदगी कहें, सफाकियत का नाम दें या ज्यादती कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अभी मंजर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो दिल थाम कर देखिएगा। जरा प्रोड्यूसर साहब वो मनाजिर दिखाई कि जहां पर लोग खाना खा रहे हैं, जहां मरने वाले की लाश है, जबकि दूसरी जानिब खाने की मेज सजी हुई है और बाराती दीवानावार खाने पर टूट पड़े हैं। ये आप देखिए कि इसी शादी हॉल के अंदर जहां पर ये बाराती खाना खा रहे हैं, बिल्कुल इनकी कुर्सियों और मेज़ों के करीब ही ये लाश पड़ी हुई है उस पापड़ वाले की। ये बेहिसी नहीं है तो क्या है? ये इंसानियत क्या कहिए, इंसान को दो नवीद के इंसान मर गया। अमीर शहर की उस बंद गली के पीछे मैंने एक शख्स को फिर खून उगलते देखा। तुम समझते हो कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। ये इंसान ने इंसान को निगला है। मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। लेकिन उसकी सिसकियां, उसकी चीखें, उसकी पुकार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तक नहीं पहुंची। ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब हैं। ये ठाट बाट देखिए, आज मुझ पर इंकशाफ हुआ है कि जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का अपना एक ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट है। और आप देख लिए कि पंजाब का वज़ीर आला जो पंजाब का यूँ कहिए कि अमीर है, पंजाब की सल्तनत का अमीर है, वो क्या कर रहा है। ये रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं। अगर रियासत मदीना में ये हुआ होता कि एक पापड़ वाला दम तोड़ जाता, तो आपको पता है कि खलीफा वक्त उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यास से मरा तो रोज़े महशर मुझसे सवाल होगा। तो यकीनन सवाल तो होगा। अब किस्सा सिर्फ तख्ते लाहौर तक भी महदूद नहीं है, ये पंजाब की भी बात नहीं है, बल्कि एक और इंसानियत सोज वाक़या सूफियों की धरती सिंध के शहर रोहड़ी में पेश आया, जब वाहिद बख्श लाशारी नामी शख्स चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए साहब बड्डू नामी हिंदू शहरी के घर में घुसा। उसकी 16 बरस की बेटी पूजा कुमारी को अगवा करने की कोशिश की। पूजा ने मजामत की तो उसे गोलियों से भून डाला गया। पूजा के वालिदैन ने इससे कबल मुताद्दिद बार पुलिस को शिकायत की, मगर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना होने पर पूजा कुमारी जान की बाजी हार गई। इसी तरह केपी के अंदर भी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, उस पर भी मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उनके कत्ल के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। एक ऐसे वक्त में जब सियासी दंगल सजा हुआ है, जोड़ तोड़ की सियासत जारी है, मुल्क भर में मजलूम तबकात का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। पंजाब में पापड़ वाले का जुर्म उसका गरीब होना ही था। पूजा कुमारी भी सिंध के मजलूम बरादरी से ताल्लुक की बुनियाद पर मारी गई है, जबकि ख्वाजा सरा भी इंतहाई काबिल रहम तबका है। जहां मुल्क में एक आम आदमी का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है, वहीं मीर रियासत के खिलाड़ी, अब एक और तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये मीर रियासत के खिलाड़ी आपको दिखाते हैं कि इस वक्त कैसे सफारा हो रहे हैं और किसके खिलाफ हो रहे हैं। मीर रियासत के खिलाड़ी अपोजिशन जमातों से निबरदाज़ होने के लिए मशक़ें करने में मसरूफ़ हैं। ये लठ बरदार हैं, डंडा उठाए हुए हैं। कराची में खिलाड़ियों को दिफा की तरबियत दी जा रही है, जबकि फैसलाबाद में भी खिलाड़ी लाठियों को पार्टी परचम के रंग में रंगने में मसरूफ़ है। जब मुल्क के इक़्तिदार पर बराजमान सियासी जमात के कारकुनान की तरबियत इस नहज पर होगी तो पत्तों की के बेहिस बाराती और वाहिद बख्श लाशारी जैसे जालिम माशरे में पनपते रहेंगे। लेकिन ये डंडे दो बदू लड़ाई की तरबियत एक ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने मुनहरिफ मेंबरान असम्बली को वापस लाने की दावत दे रहे हैं। सवाल यह है कि एक जानिब वापसी के लिए मिन्नतें और दूसरी जानिब डंडों के जरिए धमकियां दी जा रही है अपने मुनहरिफ लोगों को। इस तर्ज अमल के मकासद क्या है? इसी दौरान तहरीक इंसाफ के एक मुनहरिफ मेंबर है, जरा उनकी तस्वीर भी अगर आपके पास है तो चलाइए। ये मुनहरिफ मेंबर कौमी असम्बली है, जनाब अहमद हुसैन डैड साहब। पीटीआई में वापसी की खबरें इनकी सामने आ रही है। जरा तस्वीर चलाइए जरा अहमद हुसैन डैड साहब की। उन्होंने अपने एक वीडियो बयान में तमाम तर खबरों की गो के तरदीद की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो वापस नहीं जा रहे। लेकिन असल किस्सा क्या है, चलिए जरा अहमद हुसैन डैड साहब ने हमें क्यों कर लिया है, असल किस्सा उन्हीं से जानते हैं। डैड साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज कुछ खबरें सामने आई कि मुनहरिफ तो हुए आप अपनी पार्टी से, लेकिन आपने फिर पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है।
तो क्या आपके वो तमाम रिजर्वेशंस, गिले शिकवे सब दूर हो गए जो इमरान खान साहब से थे, जिसकी बिना पर आप ऑपोजिशन के कैंप में जा बैठे थे, या वो गिले शिकवे अभी तक इंटैक्ट है, अपनी जगह पर बरकरार है? एक्चुअली देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। एक कोई दोस्त थे, मैं अब नाम लेके ना वो नहीं करना चाहता, उनके शहबाज गिल के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्होंने कल मेरा इंटरव्यू किया, पर्सनल अपने कैमरे से ना इंटरव्यू किया उन्होंने। तो ये कैमरा DSNG नहीं थी, पर्सनल कैमरे से किया गया था। तो उन्होंने उसमें मैंने जो बात की ना, उसका एक फिक्रा था पूरा शुरू से लेके आखिर तक। उन्होंने आगे और पीछे से काट दिया और दरमियान वाले को लगा दिया। अब देखें, इस वक्त मैं इंटरव्यू दे रहा हूं ना, मैं डर रहा हूं मैं आप क्या बात करूं और कितनी होगी आएगी और कितनी काट दी जाएगी। खैर, आपका तो शायद मेरे ख्याल लाइव है जी। जी, रेस्ट शो के जो बात आप करेंगे वो एज इट इज जाएगी, रेस्ट शो। मैं ये डर गया हूं कि मैं जहां भी इंटरव्यू दूं, कम से कम मेरी बात तो पूरी पहुंचे। जी, लेकिन आप अगर फरमाइए। मैं कहना कुछ चाहूं और आगे मैसेज कुछ दिया जाए, तो ये तो समझ लें कि मेरे फ्यूचर को दांव पे लगाने वाली बात है। मेरा एक ज़मीर है, मेरा एक सोच है, मैं हमेशा सच्चाई पे चलता हूँ, हक पे चलता हूँ, ऑनेस्टी पे चलता हूँ, और मैंने कभी अपने ज़मीर को नहीं बेचा। और मुझे दुख सबसे ज्यादा ये होता है कि जब मुझे कोई ह्यूमिलिएट करे और मिसयूज करे। मलिक साहब, व्हाट इज योर एग्जैक्ट स्टांस एंड पोजीशन एट दिस पॉइंट इन टाइम? यानी ये जो मुतालबात आप कह रहे हैं कि 2018 के पोजीशन पे आ जाए, ऑब्वियसली इस वक्त तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, आपको पता है। आज की ही बात अगर की जाए तो रुपये अंडर प्रेशर है, डॉलर का क्या रेट है, शायद ये तो इरिवर्सिबल सा दिख रहा है। अब आपको लगता है कि आपके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हल हो सकते हैं और आपकी वापसी फिर से मुमकिन है, वो टर्म्स फिर से बहाल हो जाएंगे? देखिए, मैं गलत बात कभी भी नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब्सिडी दी जा सकती है। देखिए, गरीब के लिए काम मतलब कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेना कोई मसला नहीं है। आप हमारे MNAs के या दूसरे डेवलपमेंट के बजट स्टॉप कर दें, आप ये जो मोटरवेज बना रहे हैं उनको रोक दें। सबसे पहले जो भूखे लोग मर रहे हैं, आपका एहसास प्रोग्राम फेल हो चुका है, क्योंकि नीचे जो लोग नाम लिख रहे हैं वो पैसे खा रहे हैं। 2-4 पे तो 5 पे मैंने खुद पर्चे करवाए हैं। तो आप गरीब को सब्सिडी दें, क्योंकि गरीब इस वक्त बिजली और गैस के बिल भरने के बाद ना उसके पास बच्चों के फीस के पैसे हैं और ना खाने के। तो इसलिए ये कीमतें 2018 की ले आए। मसलन जैसे घी की कीमत उस वक्त 130 थी, आज 550 है। तो उसी पे रेट पे कीमत ले आए और सब्सिडी दें। गरीब को आप सब्सिडी देंगे तो सारे मसाइल सीधे हो जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह ये होना नामुमकिन है, समझा जाए कि बिल्कुल उसी तरह से मलिक अहमद हुसैन डैड का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करना नामुमकिन है इस वक्त? सर, ये नामुमकिन नहीं है। सब्सिडी देना गवर्नमेंट का काम है, और वो डेवलपमेंट के फंड रोक के और दूसरे फंड्स रोक के सब्सिडी दे सकते हैं। मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि जो मुझे मिस यूज कर रहे हैं, और इनके जो लोग हैं वो मुझे मेरी एक स्टेचर है, एक बात है, उसको खत्म कर रहे हैं। मैं अब कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा हूं कि जो पहले मैं शायद ना करता, लेकिन इनके इस अमल के बाद अगर मुझे इजाजत दें कि ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना। 1993 में सियासी कारकुन के तौर पर इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ थे, जब उन्होंने इनसे फंड्स भी लिए थे वो उसके लिए शौकत खानम के लिए। 1999 में ये परवेज मुशर्रफ के साथ थे। 2002 में ये फजलुर रहमान को इन्होंने वोट दिया था उस वक्त प्रेसिडेंटशिप का। 2008 में ये काजी हुसैन अहमद के साथ थे। 2013 में जमात इस्लामी की हिमायत से KPK की हुकूमत बनाई। 2019 में इन्होंने ताहिरुल कादरी को अपना सियासी कजन बनाया, आज पता नहीं वो कहाँ है। 2014 में इन्होंने 2015 में इन्होंने MQM के साथ थे बल्दियाती इलेक्शंस में। 2016 में ये जमात इस्लामी के साथ थे और नून लीग के साथ। 2018 में जो है ये पीपल्स पार्टी के साथ थे चेयरमैन सेनेट की सीट पे। सर, ये कितनी तब्दीलियां हैं, ये कितनी तब्दीलियां हैं। और उस दिन मैंने यही कहा, मैंने कहा कि मैं इन्हें अर्तुगुल कहता था, मैं उन्हें बहुत पसंद। एक दिन मैं उठा, मैंने देखा कि टीवी पे चल रहा है कि इमरान खान साहब और वजीर आला साहब मिलके 7 MPs को मिल रहे हैं। ये बताएं, 7 MPs को जो ये मिले हैं नून लीग के, इन्होंने शामिल किए हैं, शर्कपुरी साहबान वगैरह। क्या ये जायज है? देखिए, मीडिया की मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मीडिया ने मुझे अल्लाह की मेहरबानी से MNA बनाया है। मुझे टिकट PTI ने नहीं दिया। PTI ने सिकंदर बोसन को टिकट अनाउंस कर दिया था, और मैं अल्लाह की मेहरबानी से बोसन और गिलानी से जीता हूं।
इन्होंने टिकट अनाउंस कर दिया था बोसन को, मैंने जाके धरना दिया, मैं 2000 यहां से वर्कर लेके गया। जब मैंने धरना दिया, अगर मैं 1 साल 10 साल भी धरना देता रहता, खान साहब ने तो नहीं सुनना था। मीडिया मेरे साथ गया, सुबह दोपहर शाम मीडिया ने कवरेज की वहां पे। जी डॉक्टर साहब, अभी तो आप एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर एमएनए है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर पाकिस्तान ने 186 के तहत जो रेफरेंस किया है, ऑब्वियसली उसमें अगर तशरीह आती है 63A की और डिफेक्शन क्लॉज के तहत आपको ताहयात नाहली देखना पड़ती है, या उससे पहले ही अगर ये जो मुनहरिफ अरकान जो पार्टी ऑब्वियसली पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं उनके वोट काउंट नहीं होते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस आपके पॉलिटिकल करियर पे क्या होंगी? पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें कि टिकट मुझे पीटीआई ने नहीं दी थी, मैंने धरने से टिकट ली थी और मीडिया के डर से इन्होंने मुझे टिकट दी थी। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात, ना अहलियत एक दिन की हो या सारी उम्र की हो, मेरी बात सुने, अगर ये हमें अपने साथ चलाना चाहते हैं तो इनका क्या रवैया यही होना चाहिए कि ये हमारे घरों पे हमले करवाएं। हमारी एक एमएनए जिसकी बेटियां उसके घर पे थीं, इनके जो गुंडे थे वो दीवारों पे चढ़ गए, उनके घरों में घुस गए। क्या इस तरह से ये हमें प्रेशराइज करके हमें साथ रखना चाहते हैं? क्या ये शो कॉज नोटिस देके, मैंने कहा जी मैं पीटीआई में खड़ा हूं, मेरे सिर्फ 3-4 मुतालबात हैं वो पूरे कर दें। देखिए डॉक्टर साहब, अब तो वो वक्त गुजर चुका है, अब तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो टेबल होने जा रही है 25 को, अब तो फैसले का वक्त है। तो क्या समझा जाए कि जो फैसला आप कर चुके हैं कि ऑपोजिशन का साथ देंगे एज फार एज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव इज कंसर्न, तो आप उसके ऊपर अटल हैं? देखिए, मैं अपना फैसला आखिरी टाइम पे करूंगा, मैं आखिरी टाइम तक पीटीआई के साथ खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है कि खान साहब रहम करेंगे। और मैं गरीबों के मुतालबात कर रहा हूं, गरीबों के हकूक की बात कर रहा हूं और उनके ऊपर ये मेहरबानी करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। लेकिन मैं खान साहब से ये भी अपील करता हूं कि अपनी टीम को कहें कि इस तरह हमें हमारे फ्यूचर्स जो है ना उनके खिलाफ साजिशें ना करे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि खान साहब जो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के वो क्या कहते हैं रिश्ते नहीं होंगे, हमें लोग बुरा भला कहेंगे, तो ये जो डायवर्शंस इन्होंने खुद किए हैं खान साहब ने। देखिए, हद दर्जा इख्तलाफ है आपको पार्टी सरबराह से, इमरान खान साहब से आपको उनसे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, वो गवर्नेंस के महाज के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सके, मिसमैनेजमेंट है, पुअर परफॉर्मेंस है। अब वो कौन सा आखिरी टाइम है? अब तो 1-2 रोज रह गए हैं, आप कह रहे हैं अभी भी आप अभी फैसला करेंगे, तो ये रेक्टिफाई हो सकता है डॉक्टर साहब? मैं 3 महीने से ये मुतालबे कर रहा था, मैं आज से ये मुतालबे नहीं कर रहा था। चले मैं एक और बात करता हूं, ये अगर ये कहते हैं कि पीटीआई ने हमें जितवाया है, तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में जो सलमान नईम लड़ रहा था वो क्यों जीत गया एमपीए पे? उसको पीटीआई ने फिर मखदूम साहब को वहां से क्यों नहीं जितवाया? इसी तरह सिंध से मखदूम साहब लड़े, वहां से नहीं जीत सके। इसी तरह और कई ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर मैं निशानदेही करूं तो बात लंबी हो जाएगी। लास्टली देखिए, ये अनसर्टेनिटी जो आपके यहां है डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपको नहीं लगता कि इसी वजह से कंफ्यूजन हो रही है, कंट्रोवर्सीज हो रही हैं आपको लेकर, आपके स्टेटमेंट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हो रहे हैं? देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? साउथ पंजाब की सेक्रेटेरिएट को इख्तियारात देना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? नहीं, वो स्टेटमेंट जो ऑब्वियसली आपको शिकवा है एक सहाफी भाई से कि उसने आपका स्टेटमेंट ऐसे लिया और शहबाज गिल साहब ने उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। अगर आपके यहाँ एक कंफ्यूजन होगी, अनसर्टेनिटी होगी, एक डिसीजन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली लोग अपने तरीके से फिर उसको इस्तेमाल तो करेंगे। डैड साहब, या तो आप बता दीजिए कि आप ऑपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं, यू हैव टू लाइन विद समबडी। मैंने एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब को मैं अर्तुगरुल समझता था और इनको छोड़ना मैं सोच भी नहीं सकता था कि इनको मैं छोड़ूं, और उसके लिए मैंने एक लफ्ज यूज किया कि इनको छोड़ना वो है। लेकिन जब मैं उठ के खड़ा हुआ, एक दिन देखा कि ये जो है ना नून लीग के एमपी एमएनए इसको मिला रहे हैं, तो मेरा ये ख्वाब टूट गया। अब ये ख्वाब जब मेरा टूटा तो मैंने सोचा कि मुझे खान साहब ने ये सिखाया है कि मैं कहीं भी किसी के बारे में सोच सकता हूं, मेरे उस्ताद यही है मेरे दूसरी तरफ सोचने के लिए। अब ये था मेरा बयान। उन्होंने पहला हिस्सा लगा दिया कि जी मैं जो हूं खान साहब को छोड़ना पहले अर्तुगरुल समझता था इन्हें, और इनको छोड़ना बहुत, मैं वो एक लफ्ज था। आप इमरान खान साहब को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं या फैसला करना बाकी है अभी? मैंने अभी टाइम दिया हुआ है अपने मुतालबात के लिए और आखिरी दिन आखिरी टाइम पे मैं डिसीजन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद हुसैन ढेड़ हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं आखिरी वक्त में फैसला करेंगे, टाइम दिया हुआ है अपने मुतालबात के लिए, मुतालबात मान लिए जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहूँगा। अब ऐसे में जब मुनहरिफ मेंबरान जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको प्रॉब्लम हो रही है, भी गैर यकीनियत है, तो क्या ऑपोजिशन
उसका तकिया इस वक्त इत्तेहादी जमातों की तरफ है, क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान की MKM के साथ, और MKM के बहादराबाद मरकज़ वो पहुंचे हैं। इस मुलाकात में क्या हुआ है और ऑपोजिशन क्या करेगी अगर, क्योंकि ये मुनहरिफ मेंबरान का मामला वैसे भी अब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, ऑपोजिशन की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, मुनहरिफ मेंबरान का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद अब ऑपोजिशन जमातें इत्तेहादियों पर तकिया किए हुए हैं। बिल्कुल, हमें पूरा यकीन है कि इस पे एक बड़ा क्लियर आईनी पोजीशन है। अदालत इंसाफ हाथों से नहीं, और अदालत ने बड़ा वादे तौर पे कहा है कि मेंबरान को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता, और अदालती प्रोसीजर की वजह से ये प्रोसेस डिले भी नहीं हो सकता। लिहाजा हमें तो कोई ऐसा खर्चा महसूस नहीं होता। लेकिन कायरा साहब, हुकूमत की जानिब से मुनहरिफ अरकान से जो राब्ता किया जा रहा है, खास तौर पे उनको दावत दी जा रही है कि आप वापस आ जाइए, अब उनके जो रिजर्वेशन है उसको सुना जाएगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मुनहरिफ रहनुमा अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ थे, अहमद हुसैन डैड साहब, वो अभी इस कंफ्यूजन में मुब्तला हैं कि वापस जाया जाए या अपोजिशन का साथ दिया जाए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो कामयाब साबित हो रही है अपने मुनहरिफ अरकान को वापस लाने के लिए? देखिए, मुनहरफ अरकान के साथ जो कुछ गवर्नमेंट ने पहले किया था वो अपनी जगह, जिसकी वजह से वो मुनहरफ हुए, और अब तो खैर उनके बारे में जो गुफ्तगू वज़ीर आज़म और उनके रफ़का ने फरमाई है, उसके बाद उनके वापसी के रास्ते तो खुद हुकूमत ने बंद किए। और मेरा ख्याल है ये बड़े ऑनरेबल लोग हैं, कोई ऐसे आम लोगों में से तो नहीं है, लिहाजा ये इस तरह आसानी से किसी के बहलावे फुसलावे में नहीं आ सकते। वो बिल्कुल अपने तई अपने फैसले करके गए थे, और उन सब पे ये कलेक्टिव इल्ज़ाम लगा दिया कि वहाँ वो घोड़ों गधों की तरह उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है, लोग पैसे ले रहे हैं। इस इल्ज़ाम पे तो लोग इनके खिलाफ अदालतों में जाने का सोच रहे हैं, आप वापस जाने की बात कर। लेकिन कायरा साहब, इनका मामला अब अदालत में तो है, 63A की तशरीह होनी है, जो भी फैसला हो एक तलवार तो लटकती रहेगी। क्या MQM ने आपको यकीन दहानी करा दी है कि वो अपोजिशन का साथ देंगे? मुझे तो कोई तलवार नहीं लग रही, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि क्लियर कट, और ये वो भी अपनी जगह है, लेकिन इत्तेहादियों ने भी तो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इत्तेहादी हुकूमत से नाराज है। हमारे साथ उन्होंने भी ऐलान नहीं किया, लेकिन हमारे एजेंडे के साथ है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब बात इस बात पे राजी है। आज भी आपके सामने उन्होंने जो कहा, खालिद मकबूल साहब ने जो बात की है, वो अपोजिशन के साथ चलने को तैयार है और हुकूमत से शाकी है। जी कायरा साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान MQM के मरकज बहादराबाद पहुंचे, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जामिन के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने MQM से मुलाकात की आज? देखिए, वो उनका वफद और हमारा वफद मिलते रहे हैं। MQM का वफद जरदारी साहब से और चेयरमैन से मिला है, MQM का वफद बाकी जमातों से शहबाज शरीफ साहब से और मेंगल साहब से मिला है, मौलाना से मिला है। मौलाना को दावत उन्होंने दी है, वो उनको मिलने गए। तो ये कलेक्टिव एक एफर्ट है जो सारी अपोजिशन कर रही है। नहीं, लेकिन यकीनन पॉलिटिकल बार्गेन अगर MQM का किसी के साथ होगा तो वो पीपल्स पार्टी से होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी सिंध की, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो मुलाकात ज़रूर हुई MQM की आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, वो कुछ मुतालबात थे और कहा गया मान लिए गए हैं, लेकिन कोई कन्फ्यूजन थी। क्या वो जमानत अब मौलाना फजलुर रहमान ने दी है कि जो एग्रीमेंट हुआ आपके साथ बयान ही उसको पूरा किया जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से? मौलाना फजलुर रहमान साहब की और MQM की क़यादत की जो मीटिंग हुई है, वो मैंने भी आपकी तरह टेलीविजन से ही सुनी है। मेरे इल्म में नहीं है कि अंदर उन्होंने क्या बातें की हैं। आपके पास शायद कोई खबर हो कि कोई जमानत की बात हुई है, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा कायरा साहब, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो यकीनन उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर इम्प्लीकेशंस तो हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत ऑब्वियसली जाती है, नई हुकूमत आती है, जो भी फॉर्मेशन होती है, ये कंसर्न्स जो इकोनॉमिक कंसर्न्स है मजीद ग्रेव हो जाएंगे? देखिए, ये हुकूमत इकोनॉमिक कंसर्न्स को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाने का बायस है ना, और इसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हुई हैं। और हम इसीलिए इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, ताकि यकसुई के साथ कलेक्टिव विजडम के तहत सारी जमातों की सपोर्ट के साथ पॉलिसीज बनाई जाएं, और वो भी आइंदा इंतखाब के बाद ही बनेगी। अभी तो खैर इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा। तो एक कलील मुद्दती हुकूमत होनी है जो भी आएगी, उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना सके। उसके लिए इंतखाब का कराया जाना और इंतखाब के लिए शफाफ इंतखाब के लिए कानून साजी होना, ये ज़रूरी अमर है। बाकी मसाइल मुल्क के हैं,
मसाइल यकीनन उसमें इजाफा बहुत खौफनाक हुआ है और किसी के पास भी इसका फौरी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हमने अगर माजी में जब जब हमारी हुकूमतें आई, हमने माजी में अवाम को डिलीवर किया है, इससे बहुत मुश्किल सूरत हाल में डिलीवर किया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो और आलमी कसाद बाजारी हो, आलमी मार्केट बैठ गई हो, उन हालात में भी अगर आप परफॉर्म करते हैं ये तो कायरा फिर साहब देखिए, ऑपोजिशन लीडर की जानिब से शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल गवर्नमेंट का बनाने की बात भी की है, लेकिन देखिए इस मिनिमम एजेंडे पर तो ऑपोजिशन का कंसेंसस है कि इमरान खान को घर भेजना है, लेकिन अल्टीमेटली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात है, नून लीग एक जमात है, जो छोटी बड़ी जमातें हैं, JUIF एक जमात है, वो खुद इलेक्शन लड़ती है, उसकी अपना एक सियासी ऑब्वियसली मुस्तकबिल है। तो आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस इसके बाद एक्सपोज होंगे इस एजेंडे के बाद? आपको ये बात भी जहन में रखनी चाहिए सवाल से पहले कि अगर हम 18वीं तरमीम के अंदर आइन के ऊपर इत्तेफाक राय करा सकते हैं, अगर हम NFC के ऊपर इत्तेफाक राय करा सकते हैं, अगर हम कानून साजी के 95 से ज्यादा % पे इत्तेफाक राय के तहत कानून साजी करा सकते हैं, तो ये कौन सा मसला है जिस पे इत्तेफाक राय नहीं हो सकता? ये जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वेल का इजहार किया है कि अगले इंतखाब के बाद बनने वाली हुकूमत, इतने ज्यादा मसाइल इस वक्त बन गए हैं कि आगे जो हुकूमत बने वो 5 साल की जो अगली असम्बली होगी उसमें सारी जमातें माइनस PTI, ये सारी जमातें मिलके फैसले करें, मिलके हुकूमत बनाएं, तो हम इस मुल्क को बेहतर तरीके से आगे रन कर सकते हैं, मसाइल से निकालने की सही कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी उस कंसेंसस की निशानदेही है जिसके बारे में आप शक का इजहार कर रहे हैं। कायरा साहब लास्टली, आप क्योंकि बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप बेहतर तौर पे कमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू लूज इन दिस केस। देखिए इस वक्त एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम तो है हुकूमत के लिए, जिसकी वजह से उसके अपने लोग उससे नाराज हैं। हुकूमत को सियासी शहीद होने का मौका तो मिल जाएगा इस सूरत में, और उसके बाद ऑब्वियसली जैसे इमरान खान साहब कहते हैं वो मजीद खतरनाक हो जाएंगे। जलसों के अंदर, तकारीर के अंदर वो अपोजिशन को हदफ तनकीद तो बना रहे होंगे फिर। हाँ, पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी कि वो खतरनाक क्या हो जाएंगे। अब मुझे समझ आया कि जलसों के अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, अब शायद वो उससे ज्यादा खुल के गालियां देना शुरू कर दें। वो सारे वरना तो जो खतरा उनका था वो सारे इदारे भी इस्तेमाल करके देख चुके, वो नैब को भी इस्तेमाल करके देख चुके, वो FIA को भी इस्तेमाल करके देख चुके, वो बाकी भी जो अक़दामात उठाने से उठा चुके। अब खान साहब के पास सिवाय बड़कों के और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक सिर्फ मेल्ट डाउन नहीं हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नहीं है खाली। कौन सा वादा है जो उन्होंने पूरा किया? अकाउंटेबिलिटी की है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हैं, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करनी थी, की हैं, लीगल रिफॉर्म्स करनी थी, की हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना था, दिया है। उनके तो अपने हर वादे से इनहिराफ है। कौन सा वादा है जो खान साहब पूरा करने में, या उनकी सिम्मत ही दुरुस्त हो उस तरफ में? तो वो हर तरफ से कलेक्टिवली कंप्लीट फेलियर हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जबान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। क्या OIC इजलास सूदमंद साबित होगा, एजेंडा क्या है, किन इश्यूज पर बात हो रही है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज से निस्फ सदी कबल किबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का अहम इजलास इस्लामाबाद में जारी है। 1969 में कायम होने वाली इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरा बड़ा इंटरनेशनल फोरम है। OIC का मंशूर है कि मुसलमानों के वक़ार, आज़ादी और कौमी हुकूक के लिए की जाने वाली जद्दोजहद को मजबूत बनाती है। लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक के सबसे बड़े फोरम ने अफगानिस्तान, बोस्निया, कश्मीर, आज़रबाईजान, चेचनिया, जनूबी फ़िलिपाइन, कोसोवो, लबनान, अलजायर समेत बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर मामलात पर ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं किया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी OIC के किरदार पर सवाल उठाया। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house and those powers know it. We are 1.5 billion people and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. गुज़श्ता बरस दिसंबर में अफगानिस्तान के यकनुकाती एजेंडे पर इस्लामाबाद में भी कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सरबराही इजलास के मौके पर अफगान वफ्द के अरकान ग्रुप फोटो से बाहर थे। लेकिन आज होने वाले इजलास में अफगान क़यादत ने शिरकत से माजरत कर ली है।
अफगानिस्तान वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ज़रूरी मसरूफियात की बिना पर इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी तुर्की के तवील हमा पहलू और कामयाब दौरे से कल शाम ही अपने मुल्क वापस लौटे हैं और आते इंतहाई ज़रूरी सरकारी उमूर और शुरा इजलासों में मसरूफ़ हो गए हैं। बयान में मजीद कहा गया कि उनकी गैर हाजिरी में अमारत इस्लामिया का जो वफ्द है वो OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। सवाल यह है कि अफगान ने ज़ाती मसरूफियात की वजह से शिरकत नहीं की या फिर यहाँ पर भी मामला कुछ और है। इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा सर, इस वक्त जो खित्ते की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस कितनी अहमियत की हामिल है? तो एक तो यह है कि OIC इस मौके पे जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, इससे पहले एक स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन भी हुआ था जहाँ कुछ इस सिलसिले में फ़ंड भी कायम किया गया था और उसमें सऊदी अरब ने काफ़ी बड़ी रकम भी अनाउंस की थी। तो अब अफ़गानिस्तान की जो लेटेस्ट सिचुएशन है जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि इनके साथ डीलिंग की जा सकती है शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन, तो हालात बेहतर हो गए हैं फॉर कोऑपरेशन। जहाँ तक वहाँ इंसानी एक अलमिया पैदा हो रहा था उसी को मद्देनज़र रखते हुए UN ने किया है और OIC को मौका है कि अपना रोल बढ़ चढ़कर यहाँ अदा करे। इससे कम ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि हमारा मुसलमान भाई अफ़गानिस्तान में उनको जान के लाले पड़े हुए हैं, तो इससे ज़्यादा अहमियत इसकी क्या हो सकती है? देखिए कुसूर साहब, अफगानिस्तान का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एजेंडाज ऑफ द समिट, लेकिन अगर हम इसका जरूर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, खासतौर पे OIC का, आप बेहतर तौर पे कमेंट कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहे हैं जिनको रिजॉल्व करने में OIC तो बुरी तरह से नाकाम रही है। आपको लगता है कि अब ये प्लेटफॉर्म वो फाल किरदार अदा कर सकता है एज फार एज दीज प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड? नहीं, आप OIC पे क्यों तनकीद करते हैं? आप तो यूनाइटेड नेशंस में भी कर सकते हैं, आप तो जितने बैनुल-अक़वामी इदारे हैं सब पे कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो बैनुल-अक़वामी इदारे जहाँ भी हों वो सॉवरेन नेशंस इकट्ठी होती हैं और सॉवरेन नेशंस के अपने अपने मफादात होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि यूनाइटेड नेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है या OIC की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, जिस तनाजुर में मैंने पूछा है, बेसिकली देखिए ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स कुछ मुस्लिम ममालिक हैं, ना सिर्फ ये कि बाहम खुद दस्तों गरेबा रहे हैं, बल्कि इंटरनल जो है वो एक ऐसी खाना जंगी की सिचुएशन रही है। आप यमन को उठा के देख लें, आप लीबिया की बात करें, आप शाम की बात करें, इराक की बात करें, तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली जिनका ताल्लुक तो OIC के साथ है। कुसूरी साहब जी हाँ, बदकिस्मती यह है कि जब मुस्लिम ममालिक खुद ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों, इससे पहले आप भूल गए ईरान इराक जंग भी थी, वो OIC नाकाम थी। मैंने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जब इस ईरान और इराक की जंग हो रही थी। तो देखें, जो मामला होता है ना, जैसे हमने कहा सॉवरेन नेशंस हैं, लेकिन वहाँ भी वो रोल जो अदा करते हैं, चाहे ऑफिशियली ना करें, बिहाइंड द कर्टन्स वो रोल अदा करते हैं कि एक दूसरे के करीब लाया जाए मुल्कों को। अब आपने देखा कि प्रेसिडेंट हाफिज़ अल असद, आपने शाम का जिक्र किया है, उनको UAE में दावत दी गई। ये एक हैरत अंगेज़ डेवलपमेंट है जिससे अमेरिका बहुत नाराज़ है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब हो, अभी तो सऊदी अरब ने नहीं किया, UAE है इनका। मैं नहीं मान सकता कि बिल्कुल कोई आपस में उन्होंने बातचीत भी नहीं की होगी, तो कोशिश होगी यमन में, और जो आपने जिक्र किया यमन का और उसका शाम का, कि ये मामलात स्टेबलाइज हों। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि OIC को वो रोल अदा करना चाहिए जिससे इस्लामी उम्मा की उससे उमंगे वाबस्ता हैं जो वो रोल नहीं अदा कर सक रही। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में UN भी फेल कर गई है, लेकिन बहैसियत मुसलमान भाईचारे के एक मौका आया है कि देखें साइड लाइन्स पे कॉन्फ्रेंसेस होंगी। एक तो होगा ना जो आप देखेंगे, अखबारों पढ़ेंगे, जी एजेंडा क्या है, उसके ऊपर आउटकम क्या है। आउटकम के तो ऑलरेडी रेजोल्यूशन बने होंगे, क्योंकि इसकी बड़ी मेहनत होती है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की। इससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, मिनिस्टीरियल लेवल पे क्लियर कर लिया गया होता। कोई ये रिस्क नहीं लेता कि ऐसी कॉन्फ्रेंस बुला ले और कुछ भी ना पहले फैसला किया हो। तो लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं,
डेफिनेटली इसका जिक्र सिर्फ इसका नहीं, रूस और यमन का भी जिक्र होगा, लेकिन साइड लाइन की मीटिंग। ठीक है गुजर साहब, एज फार एज द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान इज कंसर्न, तो एक सवाल जो इस वक्त उठाया जा रहा है और अंडर डिस्कशन है कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर इस समिट के अंदर शिरकत नहीं कर रहे हैं, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि वो यहाँ पर नहीं है और खासतौर पर पर्टिकुलरली इशू जो है वो डिस्कस हो रहा है अफगानिस्तान का? वजह यह है कि जी मैं कह रहा हूँ कि डेलीगेशन तो आया है, क्योंकि उनको रिकग्नाइज अभी तक नहीं किसी मुल्क ने किया एज सॉवरेन एंटिटी। इसके बाद एक मीटिंग हो रही है बीजिंग में, जो नेबर्स की मीटिंग होगी, हो सकता है उसमें कोई पेशरफ्त हो, तो अफगानिस्तान हो सकता है अपना एक ये पॉइंट रजिस्टर करा रहा हो कि उसको इस्लामी दुनिया से ये तवक्को थी कि वो उसको रिकग्नाइज करें, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। अब उनका जो डेलीगेशन आया है उसको ये बताया जाएगा कि हमदर्दी है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। ह्यूमन राइट्स में ख़वातीन की तालीम का मामला है या ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट का है, ये पब्लिकली तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्राइवेटली तो बात होगी ना। गुसूर साहब, इख्तिताम में मुस्लिम उम्मा का मुत्तहिद होना, इत्तेहाद पैदा करना, ऑब्वियसली दिस शुड बी द प्रोमिनेंट एजेंडा ऑफ दिस समिट। आपको लगता है कि इस फोरम से मुस्लिम उम्मा के अंदर वो कंसेंसस, वो यूनिटी, वो इत्तेहाद पैदा हो सकता है? नहीं, कुछ इशारे तो अच्छे आए हैं कि इस्लामी दुनिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट कम हो रही है। जैसे मैंने आपको शाम का जिक्र किया कि उनको दावत दी गई है, वो यूएई का उन्होंने दावत किया। खुदा करे कि हूतीस का या जो यमन का मामला है और सऊदी अरब का, इसमें कोई पसे पर्दा जो है कोई डेवलपमेंट हो, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन दीज आर स्टेप्स। इसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता जो कॉन्फ्रेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कावे मौसवी का यू टर्न, क्या नवाज शरीफ की वापसी का कुछ सिग्नल है, और वो क्या कह रहे हैं, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सियासत में आज एक बार फिर ब्रॉडशीट के कावे मुसावी की एंट्री हुई है। माजी में अपने इंटरव्यूज के जरिए शरीफ खानदान के बखिए उधेड़ने वाले कावे मुसावी हाथ जोड़कर नवाज शरीफ से माफी के तलबगार दिखाई दे रहे हैं। We did not find a rupee, a single rupee that was illicitly obtained by former Prime Minister Nawaz Sharif or any members of his family. The effort to bring an action against Shahbaz Sharif in this case in London, it was embarrassing, failed catastrophically. I have no problem when the facts speak for themselves in issuing an apology. Yes, I think Mr. Nawaz Sharif is entitled to an apology. Yes. अब कावे मुसावी उसके बिल्कुल बरक्स कह रहे हैं जो वो माजी में कहते रहे हैं। माजी में वो संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि उन्हें अप्रोच किया गया, उनसे डील करने की कोशिश की गई शरीफ फैमिली के एक शख्स की जानिब से। कावे मुसावी के हालिया इंटरव्यू के बाद कई सवालात हैं जो सर उठा रहे हैं। कावे मुसावी ने नवाज शरीफ से माफ़ी क्यों मांगी है? हालिया इंटरव्यू इस वक्त नशर होना, ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है? क्या इंटरव्यू नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों का हिस्सा है? इन सवालात का जवाब जानने के लिए ब्रॉडशीट, नैब और नवाज शरीफ के ताल्लुक का जायजा लेते हैं। साल 2018 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार संभाले महज चंद माह ही हुए थे कि नैब बरतानवी अदालत में 5 अरब रुपए हार गया। पाकिस्तानी शहरियों के खून पसीने की कमाई से 5 अरब बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट को अदा किए गए। इसी दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ब्रॉडशीट के साथ डीलिंग का आगाज़ हुआ। 2 अफराद वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और ब्रॉडशीट के कावे मुसावी की एंट्री होती है। कावे मुसावी नेशनल टीवी पर इंटरव्यू देता है कि शरीफ खानदान ने उसे रिश्वत की पेशकश की। उस वक्त क्या था, जरा वो भी आपके सामने रखता है। So you have put some heated allegations on former Prime Minister Mr. Nawaz Sharif. On behalf of Mr. Nawaz Sharif, you said somebody approached you and he asked for the settlement. Who was exactly that person who approached you and asked for the settlement? I've given his name, I don't know, a dozen times. Mr. Anjum Dar came. He brought photographs of himself embracing in the home, not in a public meeting, in the home, in the private residence of, appeared to be Mr. Sharif's residence. मुसावी का यही वो इंटरव्यू था, यही वो दावा था जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक ट्वीट की और कहा कि अशराफिया ने एनआरओ के हथकंडों के जरिए अपनी दौलत को तहफ़्फ़ुज़ दिया और आवाम को खसारे में रखा। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के एक सियासतदान ने सऊदी अरब से $1 अरब बरतानिया के बैंक मुंतकिल किए। जब वज़ीर आज़म चोरी करेगा तो रुझान नीचे तक जाएगा, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जानना चाहते हैं कि ब्रॉडशीट को मज़ीद तहकीकात से किसने रोका। अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि वो चाहते हैं कि ब्रॉडशीट मुकम्मल शफाफियत से तहकीकात करे और करप्शन के ये इंकशाफात अभी तो सिर्फ आगाज़ है।
इमरान खान का मजीद कहना था कि जब इक्तदार में आते हैं तो लूट मार करते हैं, इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम को पहुँचता है, क्यों बार बार ये इनके हो रहे हैं। यही बात वो करप्शन के खिलाफ अपनी 24 साल जद्दोजहद में करते आ रहे हैं और ये करप्शन पाकिस्तान की तरक्की के लिए खतरा है। या ये सवाल भी पैदा होता है कि एक इदारे के साथ मुआहिदा साल 2003 में ही खत्म हो गया और साल 2012 में उनके किए गए काम के हवाले से उन्हें रिश्वत की पेशकश कैसे हो सकती है। अगर कावे मुसावी को रिश्वत की पेशकश की गई तो उन्होंने बरतानवी पुलिस से रुजू क्यों नहीं किया। कावे ने 8 साल बाद रिश्वत की ऑफर का इल्जाम क्यों आयद किया, 8 साल के बाद उसे ये क्यों कहना पड़ा। इसी दौरान ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से 5 अरब रुपए वसूल कर लिए। शरीफ खानदान के फ्लैट्स भी जब्त करने के लिए बरतानवी अदालत में दरखास्त दायर की गई जो कि मुस्तरद कर दी गई और ब्रॉडशीट को तकरीबन 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को वकला की फीस की मद में अदा करना पड़े थे। कावे मुसावी के हालिया इंटरव्यू को मुस्लिम लीग नून अपनी करार दे रही है। कंपनी के जो सीईओ हैं यानी सरबराह कावे मुसावी, उन्होंने गैर मशरूत तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफी मांग ली है। इमरान न्याजी के मुंह पर भरपूर तमाचा है। न्याजी नैब गठजोड़ के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। ये इस कौम के मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों रुपए तुमने सिर्फ नफरत की आग में किसी तरीके से नवाज शरीफ को कौम के सामने बदनाम करना है, रुस्वा करना है। इमरान न्याजी का झूठ एक मर्तबा फिर सामने आ गया। इसके बाद जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है, खास तौर पे शरीफ फैमिली की सियासत और नवाज शरीफ बजाते खुद जो इस वक्त लंदन में मुकीम है, क्या अब उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ मजीद बढ़ता जा रहा है? क्या जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर था, विच हंटिंग का तासुर था, वो मजीद गहरा हो रहा है इस स्टेटमेंट के बाद? इसी स्टेटमेंट को तहरीक इंसाफ कोट करती थी, अब वही शख्स स्टेटमेंट दे रहा है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतसाब के बयानिए की हार है? सवाल तो बनता है। और क्या नवाज शरीफ साहब की अब पाकिस्तान वापसी की राहें भी खुल रही हैं? कोई ग्रीन सिग्नल भी मिल रहा है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो यकीनन मुस्तकबिल में इनके जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। भी एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मीर रियासत के दर पर दस्तक देंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान अपनी हर तकरीर, हर बयान में आम आदमी के लिए रिलीफ का ऐलान करते हैं। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के हुकूक के दावे करते हैं। बजट में रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया और यही ऐलान इन मुलाजमीन के लिए वबाल जान बन चुका है। बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है, जिसे वजारत खजाना ने कबूल करने से इनकार कर दिया और यूं मुल्क की तारीख में पहली बार 1 लाख रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन आज 22 रोज गुजरने के बाद भी पेंशन से महरूम है। एक जानिब जहां महंगाई कई माह से डबल फिगर्स में है, अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रेलवे मुलाजमीन को पेंशन ना देकर उनके सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। मेरे रियासत ये महज 1 लाख मुलाजमीन नहीं है, बल्कि 1 लाख खानदान हैं, ये 1 लाख उम्मीदें हैं, ये 1 लाख ख्वाब हैं जो गुज़श्ता 22 रोज से शदीद जहनी अजियत में मुब्तला है। सिर्फ यही 1 लाख रेलवे मुलाजमीन ही बेबसी की तस्वीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होकर 3 साल से अपने घरों को जा चुके हैं, मगर फंड्स की कमी का बहाना बनाकर ताहाल उनको उनकी ग्रेजुटी और बाकी मराद से महरूम रखा जा रहा है। इसी तरह सर्विस के दौरान या बादस रिटायरमेंट जो मुलाजिम वफात पा चुके हैं, उनकी बेवाओं और यतीम बच्चों को भी मिलने वाली सहूलियात से महरूम रखा है, जो उनका हक है। उनके तमाम केसेस दफ्तरों की नज़र हुए पड़े हैं। उन बेवाओं और उनके यतीम बच्चों की दाद और फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? इसी तरह पिछले 3 बरस से बेवाओं को मिलने वाला बहबूद फंड, मैरिज ग्रांट फंड, वेलफेयर ग्रांट और बाकी तमाम दूसरे फंड्स तातुल का शिकार हैं। पाकिस्तान रेलवे से रिटायर होने वाले मुलाजमीन, बेवाएं और उनके यतीम बच्चे बेसरो सामानी और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि उनकी दाद रसी करने वाले और फरियाद सुनने वाले बेहिसी की चादर लपेट कर सोए हुए हैं। मेरे रियासत पाकिस्तान रेलवेज़ में वजारतों की तब्दीली से मामला बेहतर नहीं होते, बल्कि रेल का पहिया रवा रखने के लिए अपनी जिंदगियां लगा देने वाले मुलाजमीन का मयार ज़िंदगी बेहतर करना भी रियासती का काम है। खुदारा इस तरफ तवज्जो कीजिए। पॉलिटिकल इशू पर है, लेकिन ये रियल इशूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करके ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।